वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात करेंगे मोदी सरकार का ध्यान देश भर में सड़कों का जाल बिछाने पर है। शहर कस्बों को जोड़ते हुए एक्सप्रेस हाईवे से लेकर गांव-गांव तक सड़कें पहुंच रही हैं। उधर 100वीं किसान रेल को भी हरी झंडी दिखाई गई। उम्मीद है 2025 तक देश के 25 शहरों में मेट्रो दौड़ने लगेगी, जैसे कि अभी आगरा की बात भी आई थी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान भी जुड़े हैं, क्योंकि किसी भी देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात करें तो रोड और रेल ये दोनों चीज ऐसी है कि जो बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। और आज हम अपने सभी वरिष्ठ मेहमानों से जानेंगे कि कितना अहम है ट्रांसपोर्टेशन, कितना अहम है ट्रांसपोर्ट, कितनी अहम है सड़कें, कितनी अहम है रेल की पटरियां। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन साथ में विकास कार्यों पर भी बात होनी चाहिए। और हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। कपिल श्रीवास्तव में प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी लखनऊ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चंद्रमोहन जी हैं, नेता कांग्रेस हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी हैं, नेता बसपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ केपी मलिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ नेहा शालिनी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले केपी मलिक जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी, बहुत सारी चीजें देखते हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप, चाहे वो किसान रेल की बात हुई हो, या वो मेट्रो की बात हो, या ड्राइवर लेस मेट्रो की बात हो? केपी मलिक साहब। देखिए गोस्वामी जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से देश में तमाम संसाधनों की आवश्यकता है, उसी तरह से हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है। और उसमें भारत में रेल आना, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले घोषणा करी है कि आने वाले समय में देश के 25 शहरों में मेट्रो रेल की तैयारी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए हम सरकार को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहते हैं जी। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी की बात ये आई है कि बिना ड्राइवर के ट्रेन चलेगी, तो भारतीयों के लिए एक सपना था जो पूरा होने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं इस तरह की आवश्यकता हम महसूस करते हैं कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी और जिस प्रकार से हमारे औद्योगिक क्षेत्र और सड़कें और बाकी चीजें बढ़नी चाहिए, वो विकास बहुत तेजी से होता हुआ कहीं नहीं दिख रहा। उसमें कहीं न कहीं कमी है, क्योंकि कई जगह इस तरह का अगर आप देखें, किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, कई सारे लोगों को दिक्कतें आने जाने में हो रही है, तो उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना ये है, देश का विकास पिछले 1 महीने से बिल्कुल ही रुका हुआ है, किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है, तो उस तरफ भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है जी। नहीं, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, वो बहुत अहम है। लेकिन साथ साथ अगर कुछ चीजें चल रही हैं तो उन पर बात भी होनी चाहिए। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी भी हैं। धर्मवीर भाई, आप तो लगातार सारी चीजों को देखते रहते हैं और बेबाक बोलने की आपकी आदत हर कोई पसंद भी करता है। धर्मवीर जी, क्या आपको लगता है कि वर्तमान में हम किसी आंदोलन, क्योंकि आंदोलन की बात सभी कर रहे हैं और लगातार 34 दिन हो गए हैं, वार्ताओं का दौर भी चल रहा है, उससे अलग हटके थोड़ी सी हम ये बात करना चाहते हैं कि वास्तव में विकास की जो एक दौड़ है वो कैसे पहचाने जाए कि विकास हो रहा है? क्या विकास सड़कों में विकास नहीं होता दिखता, या रेलों में विकास होता नहीं दिखता? ये चीज भी कितनी आवश्यक है किसी भी कंट्री के लिए। ये बहुत ही एक अहम, हम कहेंगे कि रीड होती है ट्रांसपोर्टेशन, उस पर भी बात होनी चाहिए। उससे लेकर आप कैसे देखते हैं वर्तमान में सरकार की स्थिति को? जी धर्मवीर जी। परमिंदर जी, देखिए, बीजेपी ने ये वादा किया था कि एक नारा दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि अच्छे दिन आएंगे जी। तो अच्छे दिन आए हैं अडानी के, अच्छे दिन आए हैं अंबानी के जी, अच्छे दिन आए हैं आरएसएस और बीजेपी के अंधभक्तों के, और बीजेपी के लोगों के, और बीजेपी के नेताओं के जी। इस देश में गरीब आदमी के अच्छे दिन नहीं आए हैं जी, किसान के अच्छे दिन नहीं आए हैं, दलितों के अच्छे दिन नहीं आए हैं जी। ये जो आज सत्तासीन है जी, नरेंद्र मोदी जी, ये 21 करोड़ लोगों के वोटों से इस देश पर सत्तासीन है जी। देश के प्रधानमंत्री को अब आरएसएस का चोला उतार देना चाहिए जी। और ये 136 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं जी। आज देश का अन्नदाता 34 दिन से सड़कों पर ठंड में बेहाल है। अन्नदाता और प्रधानमंत्री तो ट्रेन चलाई है, किसान ट्रेन चली है। धर्मवीर जी, उसके लिए भी तो बोलिए जी। जब उस ट्रेन में बैठने वाले नहीं रहेंगे, जब सड़कों पर जो है, सड़कों पर
अन्न नहीं जाएगा, ट्रेन में बैठने वाले लोग नहीं मिलेंगे जी। आप परमिंदर जी मुझे एक बात बताइए जी। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, LIC ये बेच रहे हैं, रेलवे ये बेच रहे हैं। इस देश में अगर कल अकाल पड़ जाए जी। तो FCI के गोदाम नहीं मिलेंगे, अडानी अंबानी के गोदाम मिलेंगे जी। और वो अडानी अंबानी 5,000 की एक बोरी बेचेंगे जी। तो देश विकास की तरफ जा रहा है या विनाश की तरफ जा रहा है जी। ये देश तय करेगा। और आज मोदी जी को जो मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे हैं जी। इस देश का अन्नदाता इनको रेड कार्पेट पर भी नहीं चलने देगा और लाल झंडी दिखा देगा। इस देश में विकास नहीं हो रहा है, इस देश में विनाश हो रहा है जी। तो ये जो जितनी भी सड़कें, जितनी भी हाईवे बन रहे हैं, ये सब आप कह रहे हैं विनाश की ओर लेके जा रही हैं सारी चीजें। 70,000 करोड़ रुपए ये जो है ये व्यापारियों के माफ कर सकते हैं जी। लेकिन ये अन्नदाता को जरा सी रियायत नहीं दे सकते। परमिंदर जी इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। नहीं, ये बहुत सारी चीजें हैं, खाली आरोप और प्रत्यारोप ये कोई विकास नहीं है, चीजें दौड़ने लगती हैं। ये जो है लेकिन बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। धर्मवीर भाई आपके पास वापस आऊंगा मैं, जरा कपीस श्रीवास्तव भी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं। कपीस जी एक बात तो तय है कि लगातार हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर बात होती नहीं है, जिस कारण बहुत सारे सवाल खड़े रह जाते हैं और जो डिबेट्स हैं वो कहीं और उड़ने लगती है, दौड़ने लगती है। हम यही चाहेंगे कि वर्तमान में कितना अहम है रोड, कितना अहम है रेल, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, लगातार उस पर काम हो रहा है, उस पर बात भी होनी चाहिए। और वास्तव में अभी भी आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां बसें भी मिलनी भारी है। तो ऐसे में हमें उस ओर भी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अगर 34-35 दिन में एक दिन 1 घंटा हम कुछ अलग हटके भी चर्चा कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी आफत मुझे नहीं लगता कि आ जाएगी। जी कपीस जी। परविंदर जी बिल्कुल, जो डिबेट का विषय है उसी पर हम केंद्रित करेंगे अपनी डिबेट। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए किसी भी देश का डेवलपमेंट अगर होता है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन से जी, और ट्रांसपोर्टेशन तब उसका बेहतर होता है जब उसकी सड़क परिवहन और चाहे वो रेल की पटरी हो और चाहे आकाश का में हवाई जहाज, ये तीनों चीजों का एक समानांतर रूप से विकास होना, विस्तार होना क्रमबद्ध रूप से चलता है और इसको करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये रुकेगा तो आपके देश का विकास रुक जाएगा। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा सड़क परिवहन को माना गया है जी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज होती है तो 2 चीजों से हमारा विकास डेवलप करता है, एक तो रेल के माध्यम से और दूसरा सड़क के माध्यम से। जी मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 7 वर्षों से भारत में राज कर रही है और देश की जनता ने उन्हें चुना है अपनी बेहतरी के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 60 साल 65 साल में जो विदेशी कर्जा हमारे ऊपर था 49% वो था, आज हम 51% कर्जा ले चुके हैं जी, यानी कि इस समय 51 लाख करोड़ रुपए का ऋण भारत के ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूं आपके हमारे बाद बैठी हुई हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, उनसे आप जरूर पूछिएगा कि वो 51 लाख करोड़ रुपए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लिया गया इसमें कितना रेल पे खर्चा किया गया, कितना रेल की सेफ्टी पर खर्चा किया गया, कितना जो है वो सड़क परिवहन पे खर्चा किया गया, कितनी सड़कें बनाई गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं गोरखपुर शहर से आता हूँ जो कि मुख्यमंत्री जी का अपना शहर है, जहां से वो 29 साल तक सांसद रहे हैं और आज हमारे मुख्यमंत्री बने। मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुतेरे जगह परविंदर भाई आप चले जाएंगे तो ये पता करना आपको मुश्किल होगा कि आप सड़क पे चल रहे हैं या गड्ढे में चल रहे हैं, यानी सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, ये कह पाना मुश्किल हो जाता है। गोरखपुर से कनेक्टिविटी जो प्रधानमंत्री के कांस्टिट्यूएंसी को जोड़ती है वो है बनारस गोरखपुर रोड। अब ये मुख्य मार्ग आपको बता दें पिछले 4 सालों से बन रहा है और आज भी अधूरा भी नहीं कह सकते, 1/4 नहीं बन करके खड़ा हो पाए। मतलब जो चीजें 4 किलोमीटर 4 घंटे की दूरी पे है उसको हम जो है 8 घंटे 9 घंटे में तय कर रहे हैं। तो आप विकास का मान सोच सकते हैं, जिसको क्योटो बनाने का एक सपना विजन मोदी सरकार का रहा है तो वो भी आप इनसे पूछ लीजिएगा। हमारी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी का साफ विजन था और अखिलेश जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई डेवलपमेंट किसी रास्ते से भी देश के अंदर इस प्रदेश के अंदर आ सकता है तो वो राजमार्गों से आ सकता है।
वो हमारे रेल मार्गों से आ सकता है। तो हमारे प्रदेश सरकार के हाथ में अगर रोड थी तो उन्होंने रोड पर देखिए बाकायदा आगरा एक्सप्रेसवे बना के दिया, यमुना एक्सप्रेसवे को पूरा किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए पूरा का पूरा उन्होंने करीब 80 से ज्यादा प्रतिशत जमीन अधिग्रहण कर ली। बावजूद उसके देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार 4 साल की हो गई, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल का 1 इंच भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बन सका। बाकी जो हम लोगों ने लेआउट दिया था उसको छोटा कर दिया, 8 लेन को इन्होंने 6 लेन कर दिया, उसके बगल के शौचालय को गायब कर दिया, उसके बजट को छोटा कर दिया, बावजूद उसकर इन्होंने बजट नहीं दिया। आपको एक बात और याद दिलाना चाहेंगे कि डिफेंस कॉरिडोर इनका सपना था कि वो ये डेवलप करेंगे, जो कि 16,000 करोड़ रुपए की लागत से होना था। योगी जी ने 600 करोड़ रुपए का बजट पिछली बार दिया था और 1 इंच भी डिफेंस कॉरिडोर नहीं बन पाई है। ये पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि खाली विकास मुंह से किया जाता है कि वास्तविकता में किया जाता है। जी, बहुत सारे सवाल कपीश जी ने भी उठाए हैं। चंद्रमोहन जी, आप भी यही हैं, क्योंकि सवाल तो लगातार उठ रहे हैं और उसके बाद मैं नेहा शालिनी आपके पास आऊंगा, क्योंकि जवाब आप तैयार रखिएगा कि बहुत सारी चीजें हैं आज आपके लिए। चंद्रमोहन जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, चाहे वो किसान रेल की बात हो या मेट्रो की बात हो, आखिर क्यों विकास की बातों पर आते आते लोग घबराने लगते हैं तारीफ करने से? हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई भी सरकार हो, चाहे अखिलेश ने हाईवे बनाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, बढ़िया बनाया, तारीफ होनी चाहिए। मायावती जी ने भी एक्सप्रेसवे बनाए, अच्छे बनाए, तारीफ होनी चाहिए। तो जिस तरह जब अब चल रहा है, तब क्यों बातों को घुमा फिराकर दूसरी ओर ले जाया जाता है? और कैसे आप देखते हैं वर्तमान में स्थितियों को, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेन अभी चली है, चाहे किसानों के लिए बात हो और चाहे वो आम पब्लिक के लिए हो। चंद्रमोहन जी, देखिए परविंदर जी, जो सरकार आज सत्तारूढ़ है और जो सरकार दे रही है, अगर आप उनके विकास के डाटे को बात ले लेंगे, ये आवाज इको कट रही है, थोड़ा ठीक करोइए। उसके अंदर जिस ट्रेन को उन्होंने लेके आना था वो बुलेट ट्रेन थी, वो तो नहीं आई। लेकिन आज देश के अंदर झूठे जुमले और वादों की फरमार इतनी होगी जिसके कारण आज देश ऐसी कगार पे आके खड़ा हो गया। किसी भी देश की बनावट के लिए उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सुरक्षा और उसके युवाओं का रोजगार और उसके अन्नदाता का सरोकार, ये देश की बनावट और सलावट के अंदर जरूरत होती है। यही दूसरी सबसे बड़ी बेस होती है। लेकिन यूपीए सरकार के पिछले 10 साल के जितने भी कार्य हैं और उन्हीं के कार्यों को, उसी एजेंडे को आज की सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। उसने नया अपने 8 वर्षों में कुछ नहीं करा, कुछ करा तो उन्हीं झूठे वादों को पढ़ा करके करा। अब विषय आता है कि देखिए, अगर 8 साल के निकल जाने के कुशल शासक के अंदर अगर देश को कुछ मिला है, वो मिला है देश का अन्नदाता आज सरकार से नाराज होकर सरकार की विचारहीन दृष्टि के कारण सड़कों पर उतर आया, जो इस सर्दी के अंदर देश के अंदर किसे उपज कर आगे बढ़ता था। अगर 8 सालों में देश को मिला तो देश का युवा जिसने 2014 में सरकार पे भरोसा करा और सरकार को प्रचंड बहुमत दिया, आज वो बेरोजगार होकर सड़कों पर पड़ा है। CIMM की रिपोर्ट है कि जो देश की जो बेरोजगारी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और ऐसे स्थान पर आके आज खड़ी हो गई है। बेरोजगारी कम करने के लिए चंद्रमोहन जी, कहीं ना कहीं जो ये इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, रेल दौड़ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, उसे लेकर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ले देकर बात एक ही है कि किसान सड़कों पर बैठा है। किसान तो बैठा है, 35 दिन हो गए हैं, और उससे पहले भी किसान की स्थिति ऐसी थी। किसान इन 60 वर्षों से उसी स्थिति में है। किसान का कोई बहुत बड़ा भला किसी सरकार में नहीं हुआ है, इस चीज को भी मान लेना चाहिए। नेहा शालिनी जी, क्या कहना चाहेगी आप? कपीश श्रीवास्तव ने भी बहुत सारी बातें आपको कही। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास भी आऊंगा अभी। नेहा शालिनी जी, बहुत सारी चीजें आपके सामने भी आई हैं, कैसे आप देखती हैं इन आरोपों को? और वर्तमान में थोड़ा हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो बड़ी बड़ी ट्रेन और मेट्रो ट्रेन या उसके अलावा बड़े हाईवेज जो हुए हैं, जरा उनकी लिस्ट भी अगर आप सामने रखेंगे तो शायद हमारे साथीगण जो हैं वो कुछ समझ पाएंगे और फिर आगे की कुछ और बात निकल के आएंगी। जी नेहा जी, देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपकी आवाज इतनी इको यहाँ पे हो रही है, चाहे जो भी बोल रहे थे, मुझे उनके लोगों की, विपक्ष की कोई भी बात नहीं समझ आई। सिर्फ इतना समझ आया कि भाजपा को गालियां ही दे रहे होंगे। ऑफ कोर्स
तो ये तो मुझे समझ आ गया कि कुछ ना कुछ यही बोल रहे होंगे, कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। अब मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आवाज इको बहुत आ रही है, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा, तो लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, आज से 5-7 साल पहले जो एक गरीब रिक्शे वाला था वो एसी ट्रेन में बैठने का सपना देखता था? बिल्कुल भी नहीं। आपके घरों में से कोई भी नौकर जो आपके यहाँ काम करते होंगे, जाते होंगे अपने गांव बिहार में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, वो एसी वाली ट्रेन में जाते थे? नहीं भाई साहब, ये ट्रेन कौन लाया? ये मोदी जी लाए। और मोदी जी उस ट्रेन में, गरीब रथ है ऐसी ट्रेन का नाम, जहां पर एयर कंडीशन होती है, और वहां पर इतनी सस्ती टिकट में उस गरीब का सपना पूरा हुआ कि वो एसी में बैठकर अपने गांव जा रहा है। और जब वो गांव जाता है, जब वो वहां पहुंचता है, तो वो अपने लोगों से बोलता है कि मोदी जी ने इतना अच्छा करा है कि हम आज एसी वाली के सपने भी नहीं सोच सकते थे कि हम एसी ट्रेन में बैठ के या एसी कार में बैठ के आएंगे, लेकिन मोदी जी ने हमारा ये सपना पूरा किया है। तो आप इसे क्या कहेंगे? ये तो आपको प्रोग्रेस दिखेगी नहीं, क्योंकि आपकी सुई वहीं अटक जाती है, जहां आपकी सुई अटकती है ना, वहीं से हम काम करना शुरू करते हैं। तो मोदी सरकार ने आज इतने काम किए हैं कि मैं आपको क्या गिनवाऊं। सबसे बड़ी बात तो ये रेलवेज की मैं बता रही हूँ, एयर कंडीशन रेलवेज जो दिया है उन्होंने गरीब लोगों को, मजदूरों को। दूसरा, उन्होंने कनेक्टिविटी, किसी भी देश की जो प्रोग्रेस है, किसी भी देश का जो कहते हैं ना कि अरे आप इतने बेशरम लोग हैं कि आप लोगों ने सिर्फ बुराई करनी है। आप तो वो चीज वो लोग हैं जो मुंह में राम और बगल में छुरी लेके बैठते हैं, लेकिन हम लोग बगल में छुरी लेके नहीं बैठते। आप लोगों ने बोला, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी तो सबके पेट में मिर्चें लगेंगी और वो सोचेंगे हम किस तरह से इसको डिस्टर्ब करें। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई बात तो होती नहीं, जान के हमेशा हमले करते रहेंगे, चाहे कुछ भी भाजपा अच्छा करे। 370 हटाई तब भी विपक्ष वाले ये बोलना शुरू हो गए, क्यों हटाई है 370? वहां प्रोग्रेस नहीं होगी। आज जाके देखिए भाई साहब, कश्मीर में क्या हो रहा है। अभी हुए हैं ना जो पॉलिटिकल चुनाव, चाहे छोटे स्तर के ही हुए हैं, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कश्मीर की आवाम ने हमें वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन वैली, जो कभी हुआ। आप लोग तो जहां बैठते हैं, वो कहते हैं ना, उसी नींव को गड्ढा खोद के खत्म करना चाहते हैं। चाहे वो अखिलेश यादव ने आज तक किया हो, चाहे वो अखिलेश यादव ने आज तक किया हो, चाहे वो मायावती ने किया हो, चाहे वो कांग्रेस ने किया हो। क्या किया था? क्या आपने उत्तर प्रदेश के लिए किया था? आज योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो भाई साहब आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं ना, आप मुझसे लिखवा लीजिए, आने वाले चुनाव में 300 से ऊपर सीटें ना आए ना, नाम बदल देना मेरा। ये जनता जानती है। आप बात थोड़ी सी मुद्दे पे आ जाते हैं। नेहा जी हमारे साथ एक खास मेहमान अंशुमाली द्विवेदी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर है। बिल्कुल धर्मवीर जी आपके पास भी आऊंगा, चंद्रमोहन जी आपके पास भी आऊंगा, नेहा आपके पास भी आऊंगा। एक खास मेहमान आज जुड़े हैं, जरा जान लेते हैं। अंशुमाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि बात जो चल रही है, अंशुमाली जी राजनेता हैं तो बहुत सारी चीजों में राजनीति आ जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं विकास की। अंशुमाली जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है और आप तो खुद एडवाइजर हैं, बहुत सारी चीजें देखते भी हैं। वर्तमान में जिस तरह से हमारे यहाँ पे हाईवे बन रहे हैं, चाहे वो पूरे देश में कहीं भी बन रहे हो, और नई नई ट्रेन आ रही है, नई नई रेल लाइन बिछ रही है, उसे लेकर हम आपसे ही जानेंगे कि कितनी अहम है वो, और आने वाले समय में देश के लिए कितनी आवश्यक है वो। चाहे सरकार कोई भी रहे, लेकिन जो व्यवस्थाएं चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी की बात सब करते हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन रोजगार देने के लिए या किसानों की स्थिति या गांव की स्थिति मजबूत करने के लिए सड़क और रेल कितनी आवश्यक है, और क्या क्या आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। राजनीति अपनी जगह है, कार्य अपनी जगह है। अंशुमाली द्विवेदी जी। जी प्रवीण जी धन्यवाद। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है जी वो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन देश में अच्छा हो। जी ये कोई भी इकोनॉमिक प्लानर प्लान करेगा, सरकार चाहे किसी की भी हो, किसी भी देश में हो, ठीक ठाक इकोनॉमिक प्लानर्स यही प्लान करते हैं कि भाई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में हो। बाकी जो स्पिन ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, जो पहले बड़ी इंडस्ट्री को फायदा होता है, सीमेंट,
स्टील, लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनीज, उससे फिर रोजगार जनरेट होता है, वो ट्रिकल डाउन करते करते एक गरीब मजदूर तक पहुंचता है। पहला चरण तो वही रहता है डेवलपमेंट का जी। तो प्लानिंग सबकी रहती है, डिफरेंस रहता है एग्जीक्यूशन में जी। जो एग्जीक्यूट कर लेता है उसके टाइम में आपको ग्रोथ दिख जाती है जी। सो रीसेंट पास्ट में इंडिया में जो 2-3 स्पर्ट्स आए जी, पहला आया वाजपेयी जी के टाइम में जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल इंडिया में बने जी, उसका बेनिफिट अगली सरकारों को भी मिला, अब तक मिलते चले आ रहा है। ट्रांसपोर्ट इतना स्मूथ हो गया, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बढ़ी जी, क्योंकि आपका माल एक जगह से दूसरी जगह कम कॉस्ट में पहुंच जा रहा है, टाइमली पहुंच जा रहा है जी। जो दूसरा स्पर्ट आया है जी, उसकी प्लानिंग चल रही होती है कई सालों से। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरनाइट नहीं खड़ा हो जाता है कि आपने चुटकी बजाई और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया जी। आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, उसका एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है, बट जो एग्जीक्यूशन जब होता है जी, तो जैसे यूपी में ही जिसने भी बनाया, जिस भी पार्टी ने बनाया जी, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है जी, उसके पहले एक था यमुना एक्सप्रेसवे। जब ये दो जुड़ गए जी, दिल्ली से लखनऊ की दूरी कम हुई जी, आवागमन बढ़िया हुआ, लोग जो उस कॉरिडोर के आसपास हैं उनकी भी लाइफ पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा जी। और अब जो हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हो रहा है इस टाइम कि एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एक गंगा एक्सप्रेसवे, मोदी जी भी जब अनाउंस करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन्होंने देखिए ये नहीं है कि इन्होंने ही अनाउंस किया, ये कई सरकारों से चलते चले आ रहे हैं ये सब चीजें। यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो दिखता है जी, उससे फर्क पड़ता है जी। और ऐसा नहीं है कि आगे कोई और सरकार अगर कभी आती है तो उसको बंद कर देगी, वो भी उसी से फिर अगले स्टेप पे जाएंगे कि भाई पिछले लोगों ने यहाँ तक काम किया, अब हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं। वो अच्छे से अगर स्पीडली उसको एग्जीक्यूट करा पाएंगे, और क्योंकि सिर्फ देखिए कॉरिडोर बनाने से काम नहीं चलेगा जी। कॉरिडोर इसलिए बन रहा है कि उस पर फिर इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो आगे पीछे ऊपर नीचे जाए जी। आप बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया का हिंटरलैंड है, जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, पंजाब का एरिया है, हरियाणा का एरिया है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो इंडस्ट्रियल हब है, उसको आप वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है मुंबई से, उससे जोड़ रहे हैं जी। और जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है कलकत्ता से, उससे जोड़ रहे हैं जी। और जब ये जुड़ेगा जी, तो इस रास्ते पे जितने इंडस्ट्रियल हब्स आएंगे जी, वो कोई ओवरनाइट नहीं आने वाला है जी, बट इसका इफेक्ट आपके अगली जेनरेशंस तक दिखाई पड़ेगा जी। और किसी भी देश में, जैसे अमेरिका में भी जब डेवलपमेंट हुआ जी, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास से शुरू हुआ जी, और 70 के दशक तक मेजरली उन लोगों ने सिर्फ हाईवेज और रेलवेज पे काम किया जी। उसका बेनिफिट उस पूरे कॉन्टिनेंट को जी अभी तक दिखाई पड़ रहा है जी। और आगे चल के फिर ये मल्टी मॉडल उसमें चले जाता है कि भाई कहाँ पे हाईवे वायबल है, कहाँ पे रेलवे वायबल है, कहाँ पे वाटरवे वायबल है जी। और जहां पे वो तीनों का आप एक एफिशिएंट इक्वेशन निकाल लेंगे, उसका फिर बेनिफिट पूरे उस रीजन की इकोनॉमी पे पड़ता है जी। और कई सालों के पीरियड में पड़ता है, और मैं ख्याल से सबकी सरकारें इससे बेनिफिट करेंगी जी जब भी आएंगी। इसको पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। तो आपने बताई है अंशुमाली जी कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही दिन में नहीं बनता, और वास्तव में बात तो एग्जीक्यूशन की है। बात सबसे अहम यही है कि किसने कार्य को दौड़ाया है, किसके समय में वो समयबद्ध चरण तरीके से वो पूरा हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लगातार सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं रेल की पटरी और साथ में सड़क। ये कितनी अहम है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी राज्य के लिए। बहुत बार इन पर बात होती भी है, लेकिन हर कहीं ना कहीं कुछ परियोजनाएं ऐसी आती हैं जो बाद में राजनीति का शिकार होकर या तो बंद हो जाती है या फिर उनके नाम बदल दिए जाते हैं, तब भी राजनीति बड़ी तेजी से होती है। ऐसी बहुत सारी बातें, उसी पर हमारे सभी खास मेहमान आज हमारे साथ है। केपी मलिक साहब, अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की, तो आप देखेंगे कि जिस तरह, एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसी पर आपकी राय भी लूंगा।
जेवर एयरपोर्ट आने के बाद जिस तरह से वहां आसपास का जो क्षेत्र था उसके अंदर एक बड़ी खुशी देखने को मिली, सभी लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला। तो इसी तरह से ये कितना अहम हो जाता है कि जब आप ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट की बात हो या किसान रेल की हो, या हम कहेंगे मेट्रो से जब आगरा को जोड़ने की बात हुई, तब भी ऐसे ही आगरा के लोगों में बड़ा उत्साह, बड़ी खुशी देखने को मिली। तो क्यों इस तरीके के काम ना हो? क्यों राजनीति ही सबसे अहम है, वही सामने आए? क्यों आपस में आरोप प्रत्यारोप तो चलें, लेकिन अगर कोई विकास कार्य की बात है या किसी भी सरकार ने घोषणा की है, चाहे वो किसी ने की हो और वो कार्य जनहित का है, तो उसे होना चाहिए, कम से कम उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केपी मलिक साहब। देखिए परवीन जी, जैसे आपने कहा कि पहले भी विकास कार्य हुए हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं, चाहे वो अखिलेश जी के टाइम में हो, चाहे मायावती के टाइम में हो जी, और आज भी लगातार वो जारी है जी। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल अपनी राजनीति तो करते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के जो मुखिया कुर्सी पर बैठते हैं वो चाहते हैं कि उनके टाइम में ज्यादा से ज्यादा विकास हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। मुझे लगता है उसी के मद्देनजर सभी जो नेता होते हैं या मंत्री होते हैं वो कोशिश करते हैं। तो अगर आप बात करें जेवर एयरपोर्ट की, तो कोई जेवर एयरपोर्ट अभी 2 दिन पहले, 2 साल पहले का मामला नहीं है, ये काफी पहले से मायावती और अखिलेश के टाइम से शुरू हुआ था और आज मोदी जी के टाइम में इसने रफ्तार पकड़ी है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दिल्ली के आसपास इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिससे तमाम एरिया में विकास भी होगा और लोगों को काम भी मिलेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, अगर आप देखेंगे कि विकास कार्य की बात जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, अगर आपको याद हो, आप आते भी होंगे, मोदी नगर शहर एक दिल्ली के पास छोटा सा शहर है और वहां पर जब मोदी इंडस्ट्री शुरू हुई थी, हमारे बड़े बताते हैं कि वहां पे कई सारी इंडस्ट्री मोदी जी ने शुरू करी थी वो टाइम पे, तो धीरे धीरे लोगों का बसना वहां शुरू हो गया था और वहीं पे रहने की व्यवस्था, और आज वो इतना बड़ा शहर बन चुका है। तो देखिए होता क्या है कि जब विकास कहीं होता है, जब उद्योग धंधे कहीं लगते हैं तो जनता का विकास होता है, खुशहाली आती है। अगर हम बात करें, एक बड़े राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने मोबाइल इंटरनेट की शुरुआत का सपना उस टाइम पे देखा था और आज वो सपना साकार हुआ है। और हम और आप जिस टेक्नोलॉजी से आज बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी भी कोई 2 साल 4 साल में नहीं आई है, इसके लिए भी लंबा सपना देखा गया, मेहनत की गई है, सभी सरकारों ने मेहनत करी है। हाँ, कई लोग हैं कि राजनीतिक हिसाब को देखते हुए उसमें कई बार अड़ंगा भी लगाते हैं, लेकिन परियोजना रुकती नहीं है, गति जरूर धीमी हो सकती है। और आज हम बड़े खुश हैं कि कई सारे मामलों में गति आई है। हालांकि राजनीतिक लोग उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते। अभी मैंने सुना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो, चाहे समाजवादी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, कहीं न कहीं इस बीच में राजनीति घुसाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मैं करेक्ट करना चाहूंगा, मेरी बहन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, उन्होंने गरीब रथ की बात करी है, जो एसी ट्रेन चलती है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये एसी ट्रेन तो पहले से ही चल रही थी। उसका नामकरण लालू यादव के समय में हुआ था, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। तो देखिए, रेल मंत्री वो थे, वो एक सरकार थी उस टाइम पे, उसने एक विकास करने की कोशिश करी थी। उसके बाद अभी से उस ट्रेन की स्पीड नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाई गई है। आज पीयूष गोयल लगातार रेलवे को एक नए मुकाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लोग कोशिश करते हैं और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस सरकार में कई सारी चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, कई सारे विकास बहुत अच्छे हुए हैं। और अभी कई मेरे साथी राजनीतिक पार्टियों से जो संबंध रखते हैं, उन्होंने किसानों की बात करी है। तो मुझे लगता है कि जैसे 30 तारीख को किसानों और सरकार के बीच एक दोबारा से बैठक की बात हुई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का समाधान निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सपना देखा है कि 2022 में वो किसान की आय अगर दुगना करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो सलाहकार हैं, कहीं ना कहीं उनको सही सलाह किसानों के विषय में नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए समस्या खड़ी हो गई है और इस समस्या का भी निदान हो जाएगा, मुझे ऐसी आशा है। नहीं, बिल्कुल केपी मलिक साहब, बहुत ही अहम बात, बहुत खास बात आपने की है कि कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान होना चाहिए और ये अपने आप में अहम है, क्योंकि अगर कोई समस्या है, चाहे वो अन्नदाता की हो या हम तो कहेंगे किसी की भी है, और उसके अंदर उसका समाधान निकालना है तो सरकार ही निकालेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और सरकार को इसका समाधान निकालना भी चाहिए। धर्मवीर चौधरी जी, बहुत अहम बात यह है कि आपके समय में भी हाईवे बने और फिर उसके बाद दूसरी सरकार आई तब भी हाईवे बने, ऐसा नहीं है, बनते रहते हैं। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि आखिर
जो विकास कार्य हैं उन्हें उठाने की जगह दबाने की बात की होती है, रोकने की बात की होती है। आप भी, हम तो यही कहेंगे कि वर्तमान में अगर कहीं कार्य नहीं हो रहा तो उसका आईना दिखाया जाए, बताया जाए कि भाई यहां पे ये रोड नहीं बन रही है, इस हाईवे से यहां इतने हजारों लोगों का नुकसान हो रहा है। तब शायद राजनीति उस वक्त आड़े आती होगी कि यार हमारी सरकार थी, अगर हम ये उठाएंगे कि यहां रोड नहीं बनी तो वो जवाब हमें भी देना पड़ेगा कि तुम्हारे समय में क्यों नहीं बन रही। तो ऐसी भी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर बात हमें रोजगार की करनी है तो रोजगार कहां से आएगा, उस रोजगार के मायने क्या है? क्या सरकारी नौकरी दे देना केवल रोजगार है? अगर आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और हम ये कह रहे हैं, एक तरफ तो सभी पार्टियां कहती है चाइना को देख लेंगे, चाइना को देख लेंगे। अरे कैसे देख लोगे भाई, खाली बातें करके? कहीं ना कहीं हमें जो छोटे छोटे रोजगार हैं, चाहे वो किसानों के हित की बात हो या हम कहेंगे और भी जो ग्रामीण में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर भूमि नहीं है, उन लोगों के लिए हो, तो उसके लिए सड़क भी बहुत अहम अपने आप में एक कहूंगा महत्व रखती है और रेल की पटड़ी भी महत्व रखती है। उसकी मांग होनी चाहिए, उसके लिए लोगों को आंदोलन भी करने चाहिए कि भाई इसकी वजह से हमारी ये चीजें अटक रही हैं। धर्मवीर जी। नहीं परविंदर जी, देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की बात कई बार चर्चा में आई है जी, सारे प्रवक्ताओं के द्वारा। तो सबसे पहले इसका श्रेय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जाएगा जी, जो परी चौक से लेकर के, नोएडा से लेकर के और आगरा तक का एक्सप्रेस हाईवे बनवाया जी। और उसी समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में एक गंगा एक्सप्रेस वे का प्लान भी बनाया था जी। तो ये जो एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में शुरू किए हैं, ये हमारी सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों को ये लोग अधूरे मन से कर रहे हैं जी। और जो जेवर एयरपोर्ट की बात कई बार बीच में आई है जी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये प्लान भी बहन जी के शासन में जो भारत सरकार को भेजा गया था जी, उसी को ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो ये जितनी भी योजनाएं आज उत्तर प्रदेश में आप चल पा रही हैं, देख पा रहे हैं, चाहे वो मेट्रो की है, चाहे एयरपोर्ट की है, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे की है, ये सब बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय के किए हुए कार्यों को ही आगे बढ़ा रहे हैं जी। और बीजेपी के शासन में झूठ की पटरियों पर जुमलों की ट्रेन दौड़ रही है। परविंदर जी, मोदी जी के राज में आज इस देश का नौजवान किसान बेरोजगार भूख से मर रहा है और मोदी जी 20,000 करोड़ की लागत से नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं। इनकी बुलेट ट्रेन की आवश्यकता इस देश में नहीं है। जो ट्रेन में लैट्रीन में डब्बा जंजीर से बांधा जाता है, पहले उस डब्बे को छुड़ाने की जरूरत है। ये जो जुमलेबाजी की सरकार चल रही है, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो किसानों के अन्नदाता के जो अधिकारों की बात हो, ये सारे के सारे जुमले ये बीजेपी की सरकार में दौड़ रहे हैं और झूठ की पटरियां बिछाई हुई है इन्होंने। ये कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर रहे हैं। मेट्रो ट्रेन 2014 से रियल एस्टेट सेक्टर बैठा हुआ है, स्टील की फैक्ट्रियां जो है बंद पड़ी हैं, मजदूर भूखा मर रहा है और कोरोना काल में मोदी जी जो है राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये संसद के भवन का, नए संसद का निर्माण करा रहे हैं। ये पुरानी धरोहरों को अडानी अंबानी को बेच रहे हैं और लूट में ये पूरा आरएसएस और बीजेपी लूट में मची हुई है, लूट में लगी हुई है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और अंतकाल पछताएगा जब सरकार जाएगी। छूट बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया। धर्मवीर जी हर बात में राम जरूर आते हैं और राम से बहुत ज्यादा घबराहट रहती है। मैं आऊंगा नेहा, आपके पास भी आऊंगा। चंद्रमोहन जी, वर्तमान में आप देखिए कि बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहीं ना कहीं विकास किस तरह से होना चाहिए, किस तरीके का मॉडल देश में आना चाहिए, क्योंकि आंदोलन तो लगातार चल ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक किसान आंदोलन ही चल रहा है, देश में और भी जगह बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन उससे अलग हटकर भी बात होनी चाहिए कि कैसे विकास के सहारे रोजगार आ सके, कैसे आत्मनिर्भर की जो बात हो रही है वो हो सके।
बात उस पर होनी चाहिए। तो उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? और सरकारें आपकी भी है, चाहे वो आप पंजाब की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो हम कहेंगे या महाराष्ट्र की बात करें, तो बातें विकास पे होनी चाहिए वर्तमान में। फिलहाल आज के दिन तो कम से कम इस डिबेट में यह बात होनी चाहिए कि विकास का जो खाका है, एक ढांचा है, कैसे हो जिससे रोजगार भी बढ़े। और हम जो बातें करते हैं, सभी दल बातें करते हैं कि मुकाबला कर लेंगे, चाहे वो आज कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे देश ने जिस तरह से एक जज्बा दिखाया, वो भी एक काबिले तारीफ है। उसमें सभी दलों का भी पूरा हाथ है कि भाई सबने एक कोशिश की और देखिए हम कहीं ना कहीं उस बीमारी से लड़कर निकल गए। ऐसे ही कहीं ना कहीं विकास पर बात होगी, सभी लोग अगर उसको देखेंगे तो जो हम बात करते हैं चाइना को टक्कर देने की, तो शायद हम उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। जी चंद्रमोहन जी। देखिए, सरकार प्रविंदर जी, कोई भी वो देश की सरकार होती है और नेतृत्व कोई भी वो देश का नेतृत्व होता है जी। लेकिन पिछली भी सरकारें रही हैं और जब से देश आजाद हुआ उन सरकारों के अंदर सभी सरकारों का योगदान रहा है। लेकिन अगर जो सरकार वर्तमान में आए और पिछली सरकारों के कार्य को नकार दे और ये कहे कि 70 साल में विकास नहीं हुआ है और 4-6 सालों में विकास हुआ है, तो वो प्रशंसन अपने आप खड़ा कर देते हैं अपने ऊपर। और जब सवाल जवाब हो तो वो सवाल के जवाब ना देकर निबंध की तरह अपनी बड़ाई और बखान करने लग जाए, तो विपक्ष को मजबूर होकर प्रशंसन करना पड़ जाता है। विपक्ष की प्रथा किसने चालू करी? विपक्ष की प्रथा का सबसे बड़ा सराकोर भाजपा है, क्योंकि हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि के ऊपर भाजपा विपक्ष की भूमिका बखूबी से निभाती आई है। लेकिन आज देश की जनता ने अगर उसको सत्ता दी है, तो उस सत्ता के अंदर जिस सत्ता की बदौलत जो हिंदुस्तान आज उसको मिला है, वो हिंदुस्तान उसकी बनाई हुई बनौती नहीं है। उसके अंदर हर सरकार और देश के हर प्राइम मिनिस्टर और हर नेताओं का योगदान है। उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी भी है, उसमें इंदिरा गांधी भी है, उसमें राजीव गांधी जी भी है, उसमें नरसिम्हा राव जी भी है, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि जब अपना झूठ, प्रपंच और अपनी बड़ाई के कारण सबको छोटा करके और अपने आप को बड़ा करने की नीति आगे आ जाती है, तो प्रशंसन उनके ऊपर अपने आप खड़े हो जाते हैं। देखिए, अभी आप हमारी डिबेट बड़ी अच्छी सार्थक चल रही है और हमारे पास जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ अगर वो भी प्रशंसन निष्पक्ष होकर कर रहे हैं, तो हमारी बहन जो शालिनी जी हैं उनको वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि एक नई परिपाटी उन्होंने सिद्ध कर दी है कि सरकार को तो आपने कहना कुछ नहीं है, जो भी डेवलपमेंट देश में होगी वो देश की जनता की होगी, और जो सरकार उसको डेवलपमेंट करेगी वो देश की जनता की होगी। उसका डेवलपमेंट करने का, उसका देना या ना देना, वो देश की जनता की परिपाटी के ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर आप झूठ के सरोकार के ऊपर यू टर्न ले लेते हैं, यू टर्न आप देखिए जीएसटी के ऊपर, चंद्रमोहन जी मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूं। चंद्रमोहन जी, एक सवाल ले रहा हूं आपसे। एक छोटी सी 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो हमारा मंत्रालय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, उसमें लगभग नेशनल हाईवे की लंबाई वर्तमान में 33 प्रोजेक्ट लगभग चल रहे हैं, जो अभी के आंकड़े हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक और योजना भारत ने विश्व बैंक के साथ मिलकर मंगलवार को की है, जिसका नाम दिया गया है ग्रीन हाईवे कॉरिडोर। उससे लेकर भी मैं जानूंगा, $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये ऐसे अहम कार्य हैं, इससे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या केवल ये कह देना कि खाली झूठ बोला जा रहा है काफी है? बात आंकड़ों पर, तथ्यों पर होनी चाहिए। जो वर्तमान के हाईवे बन रहे हैं, उससे लेकर बहुत सारे विपक्ष के लोग भी तारीफ करते नजर आते हैं नितिन गडकरी की। जी देखिए परमिंदर जी, अगर आप देश की बनावट में देखेंगे, बिल्कुल दो राय नहीं है कि नीतीश गडकरी जी ने देश के अंदर अच्छी तरह से कार्य करा, उनके कार्यों की सराहना करी जानी, कोई मतलब इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसे नेता हैं जो आज की डेट में अपने कार्य को अग्रसर होकर उसका परिणाम दे रहे हैं। उसी तरह से पीयूष गोयल भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लगातार ट्रेन के मामले में पीयूष गोयल ने करके दिखाया है, चीजों को लागू किया है। जी वक्तव्य पूरे करने दीजिए। देखिए, ऐसी देश की परिपाटी के अंदर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी एक सोच थी कि गांव को सड़कों के साथ जोड़ो और खेत खलिहानों के साथ नदियों तालाबों को जोड़ो, जिसकी डेवलपमेंट आए। लेकिन आज देश की सरकार ने उस डेवलपमेंट, उस पॉइंट को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पॉइंट को कहां लाके खड़ा कर दिया? उनकी सोच को लाके खड़ा कर दिया। तो अगर ये विपक्ष की भूमिका के अंदर हम सरकार को नहीं जगाएंगे, तो ये गूंगी और बहरी सरकार सो ही रहेगी। देखिए, जो जहां पर अब बात आती है, तो मैं एक वक्तव्य कह रहा था
पुणे के अंदर सीतारमण जी ने जीएसटी के लिए, जिसके जीएसटी के ऊपर इन्होंने, वो एक डेवलपमेंट का केंद्र था जिसका बड़ा बड़ा बखान किया था भाजपा सरकार ने, लेकिन आज उसका परिणाम उस समय कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया था। आज उसका परिणाम क्या हुआ कि देश का हर व्यापारी परेशान है, और उसको सीतारमण जी खुद कह रही हैं कि जीएसटी से इसका नुकसान हुआ है। तो आप जहां यू टर्न नहीं लेना होता वहां यू टर्न नहीं लेते। आज 3 काले कानून जो आपने बनाए किसानों के, और देश का किसान अगर आपसे उन कानूनों को बदलने के लिए कह रहा है, वहां आप कानून, उसमें भी मैं आऊंगा चंद्रमोहन जी, वो भी एक अहम बात है। लेकिन जब बात आई है, जीएसटी चली ना, जीएसटी चली, संशोधन लगातार हुए ना चंद्रमोहन जी, ऐसा तो नहीं है कि जीएसटी लागू ही नहीं की गई हो। जीएसटी चली, जीएसटी चलने के बाद उसके अंदर संशोधन हुए। तो जब कोई बिल आया है, यहां तो बात उन बिलों को लौटाने की हो रही है। जब तक कोई चीज आई नहीं, चली नहीं, तो उसके दोष, जो उसके दोष हैं, उन्हें खत्म करने की भी बात हो रही है, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं बन रही है। वो एक अलग विषय है, उस पर अलग टाइम पे बहस करेंगे। नेहा बताइए। मोदी जी उनसे नेहा, बिल्कुल चंद्रमोहन जी आपके पास भी आऊंगा। नेहा शालिनी जी बोलिए। जी अब मुझे मौका दे दीजिए। बिल्कुल दे दिया मौका आपको। नेहा जी मौका दे दिया, बोलिए। चेक कर लीजिएगा, बोलिए जी। भाजपा को कितना मौका दिया गया है? आपको दिया मौका, बोलिए। नहीं दिया जाता, क्योंकि कोई बात नहीं, हमें जितना आप रोकेंगे, जितना आप दबाएंगे, उतना जनता हमें सराहेगी, दबाएगा। नेहा जी बोलिए। और लाएगी, दोबारा से खड़ा करेगी। जी बिल्कुल, यही आपके मुंह पे तमाचा है, सब पे जी, यही तो तमाचा है आप लोगों के मुंह पे। जेवर एयरपोर्ट की बातें यहाँ लोग करते हैं कि हमने एग्जीक्यूट किया, हमने इसका नक्शा बनाया। अरे आप लोग तो ऐसे लोग थे, ऐसी सरकारें थी जो चाहे वो बीएसपी की हो, चाहे वो एसपी की हो, 10-10 साल सोचते रहते थे, 10-10 साल पैसे जेब में डाल के रख लेते थे परियोजना के, लेकिन करते कुछ नहीं थे। भाजपा सरकार के आने के बाद हर काम जल्द से जल्द हुआ। आप लोगों की मुखलाहट बता रही है कि मैं बोलती हूँ तो आपको मिर्चें लग जाती हैं, आप सारे शुरू हो जाते हैं। यही बता रही है मुखलाहट कि आप सारी विपक्ष पार्टियां, देखो भाजपा की एक लड़की बैठी है, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने का मौका एंकर नहीं देते, और जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं वो चिल्लाना शुरू हो जाते मेरी बारी में। पूरा मौका आपको दे रहे हैं, बोलिए। जनता को, आपके चैनल वालों को, आपकी जनता जो देख रही है कि आप लोग कितने बदतमीज हैं। आप लोगों ने आज तक कुछ किया ही नहीं है, 10 साल तक सोचते रहे, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना कि सरकारी पैसे को जेब में डालना है, क्योंकि अपना माल है भाई, जनता का माल है, ये तो अपना ही हुआ। आप लोग आज तक योजनाएं लाते थे, करते कुछ नहीं थे, पैसा खाते थे। हम लोग ऑन टाइम करके देते हैं। अगर हम बोलते हैं कि ये मेट्रो ट्रेन है, ये 2 साल में हम जी, मुझे लग रहा है नेहा से संपर्क हमारा टूट गया है। नेहा आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, मैं कपीश आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी अधूरी हैं और बहुत कुछ है कहने के लिए। जी चलिए नेहा जी से पूरी बात ले लेते हैं। नेहा बोलिए। साठगांठ करते हैं, फिर उसके बाद अदानी और अंबानी को गालियां देते हैं। आप वहां पर पंजाब में अदानी और अंबानी को 6000 मेगावाट बिजली का ठेका देते हैं, और यहाँ बैठ के जनता के सामने, किसानों के सामने उनके हमदर्द बनते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं तो कहती हूँ किसी भी बिजनेसमैन को गाली देने से पहले अपने अंदर तो झांकिए, वो कितने लाखों लोगों को लगातार चुनाव हारे हो, क्या ये गलत बात है? और बिहार में कैसे जीते हो रात के 2 बजे, ये पूरी देश की जनता ने देखा है। देश की जनता आपको नकार चुकी है, बीजेपी आरएसएस के लोगों को, और आप पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हारने वाले हो। शालिनी जी, तो आप ये तो कहिए ही नहीं। भाई साहब मान गए, आप इतने बेशर्म हैं कि जब से मैं बोल रही हूँ तब से बीच में बस बोले ही जा रहे हैं। मैंने तो शांति से आपकी बात सुनी थी, लेकिन आपके अंदर है ही नहीं इतनी भी सुनने की शक्ति। तो मत बैठिए, नेहा तथ्यों पे बात करें जी। यही तो कारण है कि आपको दुनिया ने खत्म कर दिया। तो तथ्यों पे तो कर रही हो, तो सुने तो सही वो सुन रहे हैं, आप बोलिए। तथ्य नहीं है, बुलेट ट्रेन कहाँ है बताइए, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। बेशर्मी की हद। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करते हैं, ये गाय के ऊपर पर राजनीति करते हैं। नेहा ये जो है पुलवामा के शहीदों पर राजनीति आप बोलिए। मिट्टी के घड़े हैं कि मैं जितना भी कुछ करूंगी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कपीस शायद यहाँ बातें उस तरह ना होकर कहीं दूसरी ओर हम कहेंगे जा रही है। कहीं ना कहीं बात विकास की हो रही थी और बात विकास पर होनी भी चाहिए। मैं दो तीन चीजें हैं, अगर कपीस आप देखें लगातार आज की तारीख में बहुत सारे हाईवे लगातार चल रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारी जगह कुछ चीजें अटकी हुई भी हैं और कुछ चीजें लगातार चल रही है, कुछ चीजें दूसरी सरकार की है या कुछ चीजें वर्तमान में चल रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। हम ये कह रहे थे कि जो वर्तमान की स्थिति है, जिसकी बात मैं सबसे कर रहा था कि आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो किसी को ये बात करनी पड़ेगी। लगातार चाहे सरकारें कोई भी रही हो, जब तक हम भविष्य के लिए बात नहीं करेंगे कि युवा भविष्य में केवल नौकरी के सहारे रहे या अपने रोजगार की चीजें लेके आए, जैसे कि कुछ चीजें आजकल हुई है। अगर हम देखें कि नोएडा के अंदर जब फिल्म सिटी की घोषणा हुई, तो जो नोएडा के अंदर जिस तरीके का माहौल चल रहा था, आपको भी पता है, ये बात हुई है कि इंफ्रा में लोग बड़ी बुरी स्थिति में थे। बिल्डरों के हालात आपके भी सामने है कि किस कदर आजकल खराब हो रखे हैं। ऐसे में इसलिए खराब नहीं हुए वो कि कहीं कुछ ऐसा बहुत बड़ा एक अचानक उनका हम कहेंगे खराब हो गया। धीरे धीरे कर जो बाइंग कैपेसिटी है, जो लोग खरीदने वाले थे, कम होते चले गए। कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार यहाँ पे अब विकास इससे ज्यादा होगा नहीं। तो ऐसे में फिल्म सिटी आई, जेवर एयरपोर्ट आया, तो जो बिल्डर है उनके चेहरे खिल गए क्योंकि अचानक से लोग बाग आने लगे। तो हम यही कह रहे थे कि इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली ये कहें कि बस सरकार ने तो नौकरी नहीं दी या हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, तो विपक्ष किस लिए था? कितने मुद्दों पर आप लोग बाहर निकले? हम कहेंगे कितने हाईवे के लिए आप सड़कों पर बैठे? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कपीस परविंदर जी, मैंने आपकी बातों को विस्तार से सुना है जी। पहली चीज तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर बहन शालिनी जी का कुछ रह गया तो उनसे आप पहले कहलवा लें जी, क्योंकि हम तथ्य पर बात करेंगे, हम पॉइंटेड बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल बोलिए। हमने उनसे जितना प्रश्न किया था उस पर एक पे भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि 51 लाख करोड़ रुपए जो उन्होंने, अब सुन लीजिए, हमारे बाद आप बोलिएगा जी। सुन लो बहन, अच्छा चलो बोल लो। कपीश बोलिए, क्योंकि समय भी कम है और मैं ये आपके बात का जवाब में अंशुमाली द्विवेदी से ले लूंगा जी। ये यंग प्रवक्ता है, इनके अंदर अग्नि जल रही है, उसको खत्म कर लेने दीजिए। आज बोल लेने दीजिए, आज इन्हीं को बोल लेने। नहीं, बोलिए कपीश जी। बहन बोलो, आप बोलो बहन। अरे आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। और आपने अपने बड़े भाइयों के लिए बदतमीज जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, बेशर्म जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। बस मां बहन की गाली देनी बच गई थी, वो भी दे लो, वो भी मां बहन की गाली भी दे लो। आप बदतमीज और बेशर्म तो कह दिया, क्योंकि आपके जो अब संस्कार हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं कि आप सबके बीच में कूद रही है। जब आपको अवसर मिला तो आपने एक पॉइंट सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि मोदी जी ने 51 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर हमने विकास किया है। आज यहाँ फिल्म सिटी हम लेके आए हैं, यहाँ पर अडानी आगरा से मेट्रो हमने चलवाई है, तो प्रोग्रेस में जो पैसा लग रहा है भारत सरकार का, जो हमारे पब्लिक का, वो अडानी अंबानी को कब भेजा जाएगा, ये भी आपको पॉइंटेड करके बताना पड़ेगा। शिवाजी टर्मिनल ऐसे एयरपोर्ट इस देश के पुरुषार्थ पे सरकारों के पानी नहीं फेरा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी से आपको और आपके नेताओं को सीखना चाहिए, जिन्होंने इस बात को कहा था कि मुसलसल 70 साल से जो हमारी सरकारें चल रही है, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, हम उस पर पानी नहीं फेर सकते हैं। कोई भी सरकार अपने से आगे का काम करना चाहती है। मोदी सरकार को अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, नोटबंदी करके देश को डुबा दिया। जीएसटी लाए 32 बार उन्होंने यू टर्न किया, उसके बाद देश को डुबा दिया। अब पूरी देश बंदी करके देश को डुबा दिया। कहां से चलेगा कोई व्यापार हो व्यवसाय? इसीलिए -23.9% की आपकी जीडीपी है। 40% की बेरोजगारी आज आपके गलत नीतियों की वजह से खड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 2.5 साल से बंद है। आप समझ लीजिए, गडकरी जैसा मंत्री जो कि बहुत ही सुलझा हुआ मंत्री है, बावजूद उसके सड़क परिवहन में कोई विशेष काम नहीं कर पाए, क्योंकि 2.5 साल से उनके पास पैसे नहीं थे। और इस तरीके की योजनाएं लेकर के ये सरकार आई है। 51 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने कोई भी इंतजाम नहीं किया, ना बताया। कपीश भाई, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आज समय कम है। नेहा जी,
समय कम है। अंशु माली द्विवेदी से मैं कुछ चीजें ले लेता हूं। अंशु माली जी, क्योंकि समय कम है, 2 मिनट में अपनी बात आप रखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, राजनीति हमेशा हर चीज पर हम तो कहेंगे कोई भी तथ्य आए, डिबेट आए, कुछ भी है, राजनीति हावी हो जाती है। अंशु माली जी, एक अहम बात यह है, आज भी मैं लगातार बहुत दिनों से सुन रहा हूं लोगों की बातें, एक बात हमेशा आती है कि अडानी अंबानी आ गए। हर चीज में देश के अंदर एक परंपरा पड़ गई कि अडानी आ गए, अंबानी आ गए, बाबा रामदेव आ गए। भाई देश के उद्योगपति है ना, उद्योगपति आज तो बने नहीं, वो क्या मोदी जी ने उद्योगपति बनाया क्या उन्हें? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी कोई भी है क्या इस सरकार में बने हैं? वो पुरानी सरकारों से उनकी स्थिति ऐसी है। और देश के अंदर कहीं भी जाएंगे, कार्य तो उद्योगपति करेंगे ना, या अंशुमाली द्विवेदी जी आप और हम करेंगे, या जो हमारे प्रवक्ता भाई बैठे हैं वो करेंगे। तो ऐसे में बार बार कुछ चीजों को लेकर अगर कुछ नाम दौड़ाए जाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में गलत है। भाई कोई भी चीज है, करेगा कौन? वो लोग ही हैं। ऐसे 20-30 लोग हर कंट्री के अंदर हैं, कोई बाहर से दूसरा नहीं आ रहा। ऐसे में आप लोग ये कहें बार बार कि अडानी अंबानी सड़क बनाएंगे, अरे भाई बनानी होगी तो बनाएंगे, आपको बनानी है आप भी टेंडर डालो। तो वर्तमान में अंशु माली जी, बात यही हो रही थी कि वर्तमान में जितने हाईवे चल रहे हैं, जो ट्रेन आ रही है, उसे लेकर कैसे आप देखते हैं और कितने आप संतुष्ट हैं? जी। प्रवींद्र जी, एकदम आपने ठीक बात बोली कि सिर्फ अडानी अंबानी का ही पब्लिसिटी होगी या उत्तर प्रदेश से भी कुछ अडानी अंबानी निकल पाएंगे? जी। और उसको निकलने के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे जी, यहाँ के लोगों को अवसर देना पड़ेगा जी, क्योंकि अडानी अंबानी तो गुजरात और महाराष्ट्र में बैठे रह जाएंगे। आप सिर्फ उनका नाम लेके फ्री पब्लिसिटी करिए बढ़िया से जी। कई और बिजनेस हाउसेस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उतनी पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, मगर सूट बूट की सरकार में वो भी कवर हो जाते हैं जी। और नेट रिजल्ट ये होता है कि हम लोग दाहिने जो होता है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके उल्टा चलने लगते हैं बाएं जी। जो पुराना होता था सोवियत स्टाइल जी, कि सब कुछ सरकार करेगी और बाकी लोग सिर्फ नौकरी करेंगे जी। तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा नहीं है। बिजनेस हाउसेस को डेवलप होने देना पड़ेगा जी। जो देश आगे बढ़ता है वहां के बिजनेसेस भी आगे बढ़ते हैं जी, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं जी। आप वेस्टर्न इकोनॉमीज को देख लीजिए, आप अपने आप को कंपेयर उनसे करेंगे जी, मगर आप जाएंगे ओल्ड सोवियत स्टाइल जी, तो वो तो नहीं हो पाएगा। सूट बूट की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। भाई उत्तर प्रदेश से आप 10 अडानी अंबानी निकाल के दिखाइए जी, और इसी तरह के प्रोजेक्ट के साथ बनेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज, आप अपॉर्चुनिटी दीजिए। यहाँ का यूथ बहुत ही एनर्जेटिक है, एंटरप्राइजिंग है, आप उसको चांस दीजिए, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि भाई तुम सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं बने हो जी। तुम जो आईआईटी में जा रहे हो, आईआईएम में जा रहे हो, उसके बाद अडानी जी के यहाँ नौकरी मत करो, एक पैरेलल कंपनी खड़ी करो जो अडानी जी को टक्कर दे पाए जी। नहीं बिल्कुल अंशुमल द्विवेदी जी, बहुत ही एक अच्छी बात आपने की है कि आगे नए लोगों को आप चांस तो दो। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चंद्रमोहन जी, बात अधूरी रही है आज, लेकिन कल फिर पूरी करेंगे किसी और विषय के साथ। आज इतना ही कि कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हो रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए, और अगर विकास कार्य अच्छे हो रहे हैं, ये अच्छी बात है कि लोग नितिन गडकरी की या मैं कहूंगा पीयूष गोयल साहब की तारीफ कर रहे हैं कि वास्तव में कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे में जब कार्य हो रहे हैं तो उन्हें देखना भी चाहिए, उनकी बात भी करनी चाहिए। अगर कहीं कमी है तो उसे उजागर करना चाहिए कि इन कार्यों में ये कमी है, ये नहीं कि हर चीज में राजनीति लेके आ जाए। और कहीं एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे सभी मेहमान भी थे, कि जो शब्द हैं, चाहे वो प्रवक्ता कोई भी हो, शब्दों को तोलकर बोलना चाहिए। आज चर्चाएं खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।